मुलुंड के सभी धार्मिक सज्जनों, आज आपसे एक विशेष गौरक्षा के प्रश्न पर बात कहनी है। सामान्य रूप से मैं स्वदेशी पर काफी व्याख्यान करता हूँ, लेकिन आज आपके बीच में एक नए विषय गौरक्षा के प्रश्न पर व्याख्यान करने के लिए आया हूँ। गौरक्षा का प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है और गौरक्षा जरूरी क्यों है, इन दो बातों पर मेरे व्याख्यान में काफी कुछ कहने की कोशिश करूंगा। और गौरक्षा के संबंध में हम सब लोग अपने अपने जीवन में क्या कर सकते हैं, एक तीसरी बात व्याख्यान में वो कहने की कोशिश करूंगा। आप सब जानते हैं कि हमारा देश अंग्रेजों का एक लंबे समय तक गुलाम रहा। सैकड़ों वर्षों तक अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाने के लिए काफी तैयारियां की थी। पिछले कुछ वर्षों से भारत देश की गुलामी और अंग्रेजों ने भारत में क्या किया, इसके बारे में हम लोगों ने, हमारे कुछ साथियों ने 50,000 से ज्यादा कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए हैं। लंदन की लाइब्रेरीज में से, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में से, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में से जो दस्तावेज मिले हैं, उन दस्तावेजों के आधार पर आज का व्याख्यान होगा। गौरक्षा का प्रश्न क्यों जरूरी है। 1813 के साल में अंग्रेजों की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बहस चली और 1813 के साल में अंग्रेजों की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में जो बहस चली, उसका शीर्षक क्या था, किस मुद्दे पर वो बहस चली। उस बहस का मुद्दा था हाउ टू क्रिश्चियनाइज इंडिया, भारत को ईसाई कैसे बनाया जाए। इस मुद्दे पर ब्रिटेन की संसद में 1813 के साल में एक बड़ी बहस चली। 24 जून 1813 को वो बहस पूरी हुई और 24 जून 1813 को जब वो बहस पूरी हुई तो उस बहस में एक प्रस्ताव पारित किया गया। वो प्रस्ताव यही था कि भारत को ईसाई बनाना है। उस बहस के जो दस्तावेज हैं, उनको देखने से ये पता चलता है कि अंग्रेज और ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आए थे, वो सिर्फ व्यापार करने के लिए नहीं आए थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों को भारत में सिर्फ व्यापार करने में रुचि नहीं थी, वो भारत को ईसाई बनाने का एक बड़ा काम करने के लिए भी आए थे, जो उनकी दृष्टि में बड़ा काम था। इतिहास में हम लोगों को सिर्फ इतना ही पढ़ाया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन 1813 के वो दस्तावेज देखने के बाद पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने का बहाना लेकर आई थी। मूल उद्देश्य उनका भारत को ईसाई बनाने का था। तो भारत को ईसाई बनाने का जो प्रस्ताव पारित हुआ ब्रिटेन की पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो उस प्रस्ताव में कुछ नीतियां तय की गई और उन नीतियों को अंग्रेजों की सरकार ने भारत में अपने पूरे समय में लागू किया। वो नीतियां क्या थी? उन लोगों की, अंग्रेजों की जो सबसे पहली नीति थी भारत के लिए, वो ये कि अगर भारत को ईसाई बनाना है तो भारत में जो समृद्धि है, भारत में जो संपन्नता है, भारत में जो सुख है, भारत में जो पैसा है, जो संपत्ति है, इसका नाश करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक किसी समाज में गरीबी नहीं आएगी, जब तक किसी समाज में बेरोजगारी पैदा नहीं होगी, तब तक उस समाज को ईसाई नहीं बनाया जा सकता। ये बात लंदन के पार्लियामेंट में बहुत सारे उस जमाने के एमपीज ने कही। तो भारत में विपन्नता लानी है, भारत को गरीब बनाना है, भारत में भुखमरी फैलानी है, इसकी एक नीति अंग्रेजों ने व्यवस्थित रूप से भारत में शुरू की। और उस नीति के तहत उन्होंने जो सबसे पहला फैसला लिया, वो उनका फैसला ये था कि भारत में अगर गरीबी पैदा करनी है, भूखमरी पैदा करनी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था का नाश करना पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना पड़ेगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था का नाश करने के लिए अंग्रेजों की सरकार ने एक फैसला और किया कि भारतीय कृषि पद्धति को भी बर्बाद करना पड़ेगा। तो भारत की कृषि पद्धति जब तक बर्बाद नहीं होगी, भारत की खेती जब तक बर्बाद नहीं होगी, तब तक भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद नहीं हो सकती। क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था काफी बड़े हिस्से में
खेती पर टिकी होती है। मूल रूप से कृषि जो है भारत की अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु रहा है। तो ऐसा जब अंग्रेजों की सरकार ने लंदन की पार्लियामेंट में फैसला कर लिया तो उसके बाद उन्होंने नीतियां बनाना शुरू किया और उन नीतियों को हिंदुस्तान में लागू करने से पहले अंग्रेजों की सरकार ने कई सर्वेक्षण कराए, कई सर्वे कराए और जो सर्वे और सर्वेक्षण कराए गए भारत में, उनमें एक ऐसा सर्वे भी था जिसके बारे में अंग्रेजों की सरकार ने ये पता लगाने की कोशिश की थी कि भारत के समाज का और भारत के अर्थव्यवस्था का मूल केंद्र क्या है। तो उस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर अंग्रेजों को पता चला कि भारतीय कृषि का जो मूल केंद्र है वो गाय है और गाय के बिना भारतीय कृषि हो नहीं सकती। ये उन्होंने अपने सर्वेक्षण से पता लगाया। तो भारतीय कृषि के केंद्र में गाय है, एक बात उनको ये पता चली और दूसरी एक बात उनको और पता चली कि भारतीय कृषि के केंद्र में गाय के अलावा भारतीय समाज और संस्कृति के केंद्र में भी गाय है, क्योंकि गाय की पूजा हिंदुस्तान में हजारों साल से होती रही है। हमारे देश में आप सब जानते हैं, ये माना जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। ये जो 33 करोड़ देवी देवताओं के निवास की जो भावना है वो हमारी गहरी सांस्कृतिक परंपरा से निकल कर आई है। गाय के शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिसमें किसी देवता का निवास ना हो। ये जो बातें आई हैं ये भारतीय संस्कृति और परंपरा के किसी गहरे हिस्से से निकल कर आई हैं और ये परंपरा 20,000 साल पुरानी है। ये कोई 1000-2000 साल पुरानी परंपरा नहीं है, क्योंकि भारत का अस्तित्व बहुत हजारों साल पुराना है। यूरोप और अमेरिका के अस्तित्व के बारे में हम कल्पना कर सकते हैं कि वो 500-1000 साल पुराने देशों की संस्कृति वाले देश हैं, लेकिन हमारे देश की संस्कृति और परंपरा तो हजारों साल पुरानी है। तो इसलिए अंग्रेजों ने जब सर्वे करा लिया और अंग्रेजों की सरकार ने ये जानकारी हासिल कर ली कि भारतीय कृषि के मूल में गाय है और भारतीय संस्कृति की व्यवस्था भी गाय के आसपास घूमती है, तो उन्होंने एक फैसला किया कि भारतीय कृषि को बर्बाद करना है, भारतीय संस्कृति का नाश करना है, तो गाय का नाश करना चाहिए। और गाय का नाश करने के लिए अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में पुराने जमाने के कुछ राजाओं के बारे में दृष्टांत देना शुरू किया। हालांकि उनको ऐसे दृष्टांत नहीं मिले। मूल रूप से हिंदुस्तान में जितने राजा हुए उन सभी राजाओं ने गाय को बचाने के लिए ही अपने जीवन की और अपने राज्य की सारी नीतियां बनाने की कोशिशें की। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे मुस्लिम राजा भी हुआ करते थे जिन्होंने गोरक्षा के लिए नीतियां बनाई। और मुस्लिम राजाओं की जो विशेषता थी वो ये थी कि बहुत सारे मुस्लिम राजा ये मानते थे कि भारतीय समाज में अगर कोई व्यवस्था टिकेगी तो वो तभी संभव है जब भारतीय समाज की परंपराओं के अनुरूप शासन होगा। अगर भारतीय समाज की परंपराओं के विपरीत शासन होगा तो कोई व्यवस्था इस देश में चल नहीं सकती। ये बात बहुत सारे मुस्लिम राजा जानते थे और उस बात का उन्होंने अपने जीवन में, अपने राज्य में लागू करने की कोशिश की थी। अंग्रेजों ने बहुत खोजा, लेकिन मुस्लिम समाज में और मुस्लिम समाज के राजाओं के बीच में भी उनको गोरक्षा के लिए काम करने वाले बहुत सारे मुस्लिम राजाओं के दृष्टांत मिले और वैसे दृष्टांत हिंदुस्तान के इतिहास में बड़े पड़े। एक दो अपवाद ऐसे थे जिनको अंग्रेजों ने प्रचारित करना शुरू किया और उन अपवादों के आधार पर अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में गाय का कत्ल करवाना शुरू किया। गाय का कत्ल करवाने के पीछे अंग्रेजों के मन में जो मूल नीति थी वो सबसे महत्वपूर्ण यही थी कि भारत की कृषि का, भारत की अर्थव्यवस्था का नाश करना है। और वो गाय का कत्ल करवा के फिर गाय के मांस को अंग्रेजों की फौज को खिलाया जाने लगा। बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान में गाय का कत्ल अंग्रेजों ने शुरू करवाया और उस गाय के कत्ल का मांस अंग्रेजों की सरकार और उस सरकार के अधिकारी, अंग्रेजों की फौज, अंग्रेजी की फौज के सिपाहियों को दिया जाने लगा। तो धीरे धीरे नतीजे क्या निकलने लगे कि गाय की संख्या कम होती चली गई, गोवंश का नाश शुरू हो गया। बीच के दौर में अंग्रेजों की सरकार को एक महत्वपूर्ण सच्चाई का पता चला और वो महत्वपूर्ण सच्चाई क्या थी? अंग्रेजों की सरकार को पता चला कि गोवंश का अगर नाश करना है तो गाय का नाश करने से ज्यादा जरूरी है नंदी का नाश किया जाए।
बुल का नाश किया जाए, जो सांड होता है उसका नाश किया जाए। और अंग्रेजों का एक अधिकारी था, उस अधिकारी ने इस बात को अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि हम गाय का कत्ल करते रहें और गाय को मरवाते रहें तो गाय पैदा होती रहेगी। उससे ज्यादा अच्छा ये है कि गाय जिस तरीके से पैदा होती है उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है नंदी, जिसको हम कहते हैं बुल या सांड, उसको मरवाना चाहिए।